मालिक गुड मॉर्निंग। ईमानदारी से तबीयत खराब है, ज़्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा शायद, बट एक से ज़्यादा दिन बैच ऑफ नहीं दे सकता था, तो मस्त दवाई लेके लेक्चर ले रहा हूँ। थोड़ा सा उतना नहीं बुड्ढे बाबा। सो याद हो तो हम लोगों ने रिटर्न ऑफ इनकम टॉपिक खत्म कर दिया था। से यस, कुछ बाकी था उसमें, 2 सेक्शन बाकी थे ना आई गेस। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। उसमें भी एक सबसे बड़ा बाकी था, रुको। Just give me a moment. ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। यस सर। सो बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था वो रिटर्न ऑफ इनकम का टॉपिक चालू था। से यस। अब रिटर्न ऑफ इनकम के टॉपिक के अंदर में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंड द कॉन्सेप्ट इज ऑफ updated return. This is the latest concept which has been added to you. This is the latest concept which has been added to you in the syllabus. So purely amendment है updated return. Purely amendment है updated return. Everybody please come to the concept of updated return. Page number 8. पेज नंबर 8 पहुंच गए बेटा सब लोग? चलो जी, अपडेटेड रिटर्न। नाउ क्या है मालिक की अपडेटेड रिटर्न, क्यों लाया गया है, काय के लिए लाया गया है? चलिए जीरो से स्टार्ट करते हैं। सर अगर आपको याद हो तो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न को भरने का एक टाइम लिमिट था, याद है तुमको? बिलेटेड रिटर्न एंड रिवाइज रिटर्न को भरने का एक टाइम लिमिट था। कौन सा टाइम लिमिट था? बाय द एंड ऑफ
गलत, 3 months prior to the end of financial year or before completion of assessment whichever is earlier. याद आ रहा है? यस। अब इसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स की एक डिमांड थी कि भैया आप हमें क्या कीजिए, एक और ऑप्शन दीजिए जिससे हम पेनाल्टी पे किए बगैर आपके क्या पे कर सके, रिटर्न भर सके। तो ऐसे केसेस में एक नया कंसेप्ट को एडअप किया गया, टू गिव एन ऑप्शन, ऑप्शन टू whom, ऑप्शन टू दोज who need to file return even though the time limit of revised and belated is over। तो ऐसे लोग जो रिटर्न भर ही नहीं पाए, या ऐसे लोग जो रिवाइज रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न, ऐसे लोग जो रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उनको एक अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन दिया गया। क्या फायदा हो जाएगा अपडेटेड रिटर्न दे करके? सर अपडेटेड रिटर्न देने का फायदा सबसे अच्छा ये होगा कि असेसी बाय पेइंग एन एडिशनल टैक्स वो पेनल्टी और दुनिया भर के असेसमेंट प्रोसीजर से बच जाएगा। तो इसके लिए कंसेप्ट लेकर के आए क्या बेटा, अपडेटेड रिटर्न। अब अपडेटेड रिटर्न के कुछ फीचर्स आपको बहुत अच्छे से समझने होंगे क्योंकि कंफर्म इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाला है, या तो मई 23 या नवंबर 23 आपको देखने को मिल जाएगा, जून या दिसंबर 23 एज द केस मे बी। समझते हैं अपडेटेड रिटर्न का फायदा क्या है। अपडेटेड रिटर्न में आप सिर्फ अपने प्रॉफिट शो कर सकते हैं, लॉसेस नहीं। ये उसके कुछ फीचर्स है, मतलब द अपडेटेड रिटर्न मस्ट ऑलवेज बी अ रिटर्न ऑफ इनकम और रिड्यूस्ड लॉस। आपको समझा रिड्यूस्ड लॉस क्यों बोला? अगर आप अपना लॉस भी रिड्यूस कर देते तो अल्टीमेटली आपकी इनकम ही अप हो रही है। सो लॉजिकली इट शुड बी अ अपडेटेड रिटर्न फॉर इनकम और इट शुड बी एन अपडेटेड रिटर्न फॉर लॉस। ये होना चाहिए, जरूरी है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी लिस्ट प्रोवाइड की है कि कौन कौन से केसेस में अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। मुझे लगता है प्राइमरीली जब अब सेक्शन नया आया है तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड होगा कि कौन कौन से केस में अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। दूसरे तरीके का क्वेश्चन इस पे आ सकता है, व्हाट इज द टाइम लिमिट्स ऑफ अपडेटेड रिटर्न। और तीसरा क्वेश्चन जो इसके ऊपर आ सकता है वो आ सकता है एडिशनल टैक्स कितना है। यानी 3 कैटेगरी के क्वेश्चन मैं इसके ऊपर एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। लेट्स कट इट शॉर्ट। पहला, कौन से केस में अपडेटेड रिटर्न नहीं भरना है। दूसरा, टाइम लिमिट्स के ऊपर। तीसरा, अपडेटेड रिटर्न पे जो एडिशनल टैक्स निकालना है उसके ऊपर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन इस कंसेप्ट में बन सकते हैं। इतना कंफर्म है कि क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूं। आइए, अपडेटेड रिटर्न। एनी पर्सन मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम और इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। मतलब क्लबिंग वाला इशू। यस, फॉर द प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू सच असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2022। ये हाईलाइट कीजिए। Updated return can be submitted at any time within 24 months from the end of relevant assessment year। कोई भी relevant assessment year जिस ईयर के लिए आप रिटर्न भरना चाहते हैं उस relevant assessment year के एंड से 24 मंथ्स के अंदर में, कब तक के बेटा, 24 मंथ्स के अंदर में आप अपना अपडेटेड रिटर्न क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। आप अपना अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 है, राइट। ये जो सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी लाई थी ये विद इफेक्ट फ्रॉम 21-22 लेकर के आए थे कि भैया 21-22 असेसमेंट ईयर से भर सकते हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर 1/4/2022 से आपने बोला कि सेक्शन एप्लीकेबल है, फिर आप बोल रहे हो असेसमेंट ईयर 22-23 से। एप्लीकेबिलिटी जो लाई थी अपडेटेड रिटर्न की भरने की वो 21-22 से लेकर के आए थे। सेक्शन इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/2022, यानी एप्लीकेबिलिटी विथ रेट्रोस्पेक्टिव 1 ईयर दी गई थी। सो फॉर इंस्टेंस असेसमेंट ईयर 22-23 है, 23 से 2 साल पकड़ लो, दैट इज 31 मार्च 2025 तक के आप अपने अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकते हो। तो आप मुझे बताइए असेसमेंट ईयर 23-24 का अपडेटेड रिटर्न की लास्ट डेट क्या बन जाएगी? 31 मार्च 2026 तक के आप अपना अपडेटेड रिटर्न क्या कर सकते हो बेटा, सबमिट कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई मालिक? पहली बात क्लियर है। चलो दूसरा, हु कैन सबमिट एन अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न सबमिट कौन कर सकता है? देखिए, अपडेटेड रिटर्न वो व्यक्ति सबमिट कर सकता है जिसने रिटर्न ऑलरेडी फिल कर दिया। जिसने रिटर्न क्या कर दिया? ऑलरेडी फिल कर दिया। तो जिसने ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फिल कर दिया या नॉर्मल रिटर्न फिल कर दिया वो अपडेटेड रिटर्न सबमिट कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपने रिटर्न नहीं भरा था किसी ईयर के लिए, अगर आपने रिटर्न नहीं भरा था किसी ईयर के लिए, उस ईयर के लिए भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। So, updated return can be submitted by any person whether or not he has furnished the return। ये वर्ड यूज देख रहे हो आप, whether or not he has furnished the return। So, अगर मैंने मान लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए रिटर्न ही नहीं भरा, क्या इस ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न हो सकता है? यस।
सपोज बात समझिएगा, उस ईयर के लिए बिलेटेड रिटर्न नहीं हो सकता था, हो सकता था। सपोज आपने बिलेटेड रिटर्न नहीं किया, रिवाइज रिटर्न हो सकता था, पॉसिबल ही नहीं है। रिवाइज रिटर्न के लिए ओरिजिनल रिटर्न भरना जरूरी है। बिलेटेड रिटर्न हो सकता था, बिलेटेड रिटर्न नहीं भरा, कोई बात नहीं, अपडेटेड रिटर्न भर दो। तो आपने उस ईयर के लिए रिटर्न भरा, उस ईयर के लिए रिटर्न नहीं भरा, अपडेटेड रिटर्न कैन बी सबमिटेड। पॉइंट नंबर 1। सबसेक्शन 4, बिलेटेड रिटर्न के बेसिस पे अपडेटेड रिटर्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रिवाइज रिटर्न का अपडेटेड रिटर्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो रिटर्न नहीं भरा या रिटर्न भरा अंडर 139(1), 4 या 5, इसका अपडेटेड रिटर्न ऑलवेज हो सकता है। यस, फॉर एनी असेसमेंट ईयर हियर इन आफ्टर कॉल्ड एज द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है सर, याद रखिए जब भी आप अपना अपडेटेड रिटर्न सबमिट करेंगे, दैट रिटर्न मस्ट बी ऑफ अ इनकम, यानी लॉस के लिए आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते, क्योंकि लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करना था तो 139(3) बोल रहा था, उसी साल के लिए आपको लॉस रिटर्न सबमिट करना जरूरी था। हेलो, यस। तो अपडेटेड रिटर्न शुड नॉट बी अ रिटर्न ऑफ लॉस और इट शुड नॉट बी अ रिटर्न इंक्रीजिंग द लॉस। हाँ, ये हो सकता है कि आप लॉस रिड्यूस कर दो, दैट इज अपनी इनकम इंक्रीज कर दो, ये पॉसिबल है, पर आप नया लॉस क्लेम नहीं कर सकते। So if a person has sustained a loss for the previous year and he has already submitted the return of loss for that year within the due dates, he can furnish updated return for the year where such return is a return of income. समझ आ रही है बात? यानी लॉस रिटर्न का आप अपडेटेड रिटर्न करना चाहते हो, चलेगा, पर वो रिटर्न कैसा होना चाहिए? रिटर्न ऑफ इनकम एंड नॉट शोइंग अ लॉस। तो बताइए, मैंने लॉस रिटर्न भरा था, मैं अपडेटेड लॉस रिटर्न भरना चाहता हूं, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं। मैंने इनकम रिटर्न भरा था, मैं अपडेटेड रिटर्न इनकम का ही भरना चाहता हूं, पॉसिबल है? यस। आप इनकम बढ़ा करके शो कर दो, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने इनकम का रिटर्न भरा था, मैं अपडेटेड लॉस रिटर्न भरना चाहता हूं, नहीं। मैंने लॉस रिटर्न भरा था, मैं अपडेटेड इनकम रिटर्न भरना चाहता हूं, यस। सो सीधे शब्दों में ये जो अपडेटेड रिटर्न होना चाहिए, ये हमेशा या तो आपकी इनकम इंक्रीज करने वाला होना चाहिए या तो आपका लॉस रिड्यूस करने वाला होना चाहिए। यहां तक के सबको समझ में आया? चलो रिवाइज करते हैं। रिवीजन नंबर 2, अपडेटेड रिटर्न कब भर सकते हैं? ओरिजिनल रिटर्न का अपडेटेड हो सकता है, डिलेटेड का अपडेटेड हो सकता है, रिटर्न ही नहीं भरा था अपडेटेड हो सकता है, रिवाइज रिटर्न का अपडेटेड हो सकता है, लॉस रिटर्न का इनकम रिटर्न अपडेटेड हो सकता है, लॉस रिटर्न का लॉस रिटर्न अपडेटेड हो सकता है, लॉस रिटर्न का रिड्यूस्ड इनकम रिटर्न हो सकता है। समझ में आ रही बात? अच्छा जी, अपडेटेड रिटर्न कब तक के सबमिट करना है? विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो जो भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए आपको रिटर्न बना है, वहां से 24 मंथ्स के अंदर में आपको अपडेटेड रिटर्न सबमिट करना है। इफ द रिजल्ट फॉर सबमिटिंग द अपडेटेड रिटर्न क्वांटम ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड अप्रिसिएशन मैट क्रेडिट इज रिड्यूस्ड, देन अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड फॉर ईच सच सब्सिक्वेंट ईयर। अगर अपडेटेड रिटर्न जो है इससे आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस कम हो रहा है, या कैरी फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड अप्रिसिएशन कम हो रहा है, या कैरी फॉरवर्ड मैट क्रेडिट कम हो रहा है, तो आपका जो अपडेटेड रिटर्न होना चाहिए वो हर एक ईयर का अलग अलग रहेगा। आपके मन में तुरंत एक सवाल आया, पर लॉस तो चलता ही नहीं ना, वो कैरी फॉरवर्ड लॉस रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, मतलब इनकम शो हो रही है। ठीक है, यहां कंफर्म मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। कैरी फॉरवर्ड लॉस रिड्यूस करना, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रिड्यूस करना, मैट क्रेडिट रिड्यूस करना, तीनों केस में आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके लॉस रिड्यूस हो रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम इंक्रीज चक्कर में आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस कम हो रहा है, आपका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, या फिर आपका मैट क्रेडिट ही क्यों ना कम हो रहा है, ऐसे केस में आपको मतलब एक से ज्यादा ईयर है तो इस ईयर का अपडेटेड रिटर्न अलग सबमिट करना है, इस ईयर का अपडेटेड रिटर्न अलग सबमिट करना है। गेटिंग द पॉइंट? इन शॉर्ट, अगर आपके क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड्स कम कर रहे हैं तो हर एक साल के सेपरेट अपडेटेड रिटर्न लगेंगे। ठीक है। व्हेन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड, क्या बोल रहे हैं बेटा? व्हेन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी सबमिटेड, अपडेटेड रिटर्न कब सबमिट नहीं हो सकते? कंफर्म इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आएगा, What are the 5 cases when updated return can't be submitted? आपको समझ रहा है? तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर आप देखोगे करीब करीब 10 आइटम की लिस्ट है। कितने आइटम की लिस्ट है? 10 आइटम की लिस्ट है कि कब आपका अपडेटेड रिटर्न क्या नहीं हो सकता, सबमिट नहीं हो सकता। अच्छी लिस्ट है, ध्यान से सुनिए। पहला, जब अपडेटेड रिटर्न लॉस का हो, आई थिंक ये तो वैसे ही क्लियर है। यस। दूसरा, अपडेटेड रिटर्न हैज अ इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल लाइबिलिटी, ये भी क्लियर है।
अगर इससे आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। यस, या तो इंक्रीज हो रहा है रिफंड में तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं सबमिट कर सकते। भाई सीधे शब्दों में समझना, अपडेटेड रिटर्न से सिर्फ डिपार्टमेंट को फायदा है, तेरे को नहीं। हाँ, समझ में आया क्या? हाँ, अपडेटेड रिटर्न से सिर्फ किसको फायदा होना चाहिए? डिपार्टमेंट को। अगर तूने इतना सा लॉजिक समझ लिया ना तो तेरे को अपडेटेड रिटर्न चले जाएगा अंदर। तीसरा, तेरे घर पे सर्च हुई है या फिर सर्वे हुआ है, अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता। इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर तेरे घर पे पूरा बारात लेके आए थे, क्या लेके आए थे? हाँ, बारात लेके आए थे, तो आपने ध्यान रखना अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते हो। तो आपके घर में सर्च हुआ था, आपके घर में सर्वे हुआ था, अपडेटेड रिटर्न भर सकत नहीं हो। A notice has been issued that money, bullion, jewelry, valuable article or thing, document C is question requisition in case of any other person belongs to you. मान लीजिए अभी किसी के घर पे रेड मारा, उस रेड में पता चला कि ये चीज तो तुम्हारी है। समझ रहे हो मेरी बात को? सो रेड किसी और के घर पे मारा, रेड किसी और के घर पे मारा, उधर मनी मिला, बुलियन मिला, ज्वेलरी मिला, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग मिला, और डिपार्टमेंट को ये कंफर्म हो चुका है कि ये तो किसको बिलोंग करती है? आपको। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका अपडेटेड रिटर्न सबमिट हो सकता नहीं। वापस से पढ़ो तो समझ में आएगा। A notice has been issued that money, bullion, jewelry, other valuable article or thing, book seized in case of other person belongs to you. In case of other person belongs to you. हाँ, तो किसी और के घर पे जाना तो सोच समझ के जाने का भाई। किसी और के घर पे जाओ तो थोड़ा सोच समझ के जाने का। चलो जाने का तो जाने का, उधर कुछ छोड़ के नहीं आने का। जाने का तो जाने का, उधर छोड़ के नहीं आने का, सारे सबूत मिटा के आने का। हाँ, ऐसे सबूत जो या तो पैसे में होंगे, बुलियन में होंगे, ज्वेलरी में होंगे, और डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल नहीं रख के आने के। हाँ, ऐसा कुछ भी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग नहीं रखने का उधर। समझ रहे हो? नहीं तो बॉक्स उधर ही छोड़ के आऊंगे। नहीं, ज्वेलरी बॉक्स उधर ही छोड़ के आऊंगे, ज्वेलरी बॉक्स वापस लेके आने का। हाँ, नेक्स्ट, वेयर अपडेटेड रिटर्न हैज ऑलरेडी बीन फर्निश्ड बाय हिम। एक बार ऑलरेडी कर दिया, और कितना अपडेट करते रहे भाई? एक बार आपने कर दिया, यस, बार बार लगातार कहीं और होगा, इधर नहीं होता। तो आप बोलेंगे मैं बार बार लगातार करूंगा, योगा है क्या? है ना? सो भैया एक बार आपने ऑलरेडी, यानी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए आपने अपडेटेड रिटर्न भरा तो वापस उस ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता? हो, यस। नेक्स्ट, any proceeding for assessment, reassessment, recomputation, revision of income is pending or has been completed for that year. मान लीजिए उस पर्टिकुलर ईयर के लिए डिपार्टमेंट ने आपको लव लेटर भेजा है अंडर 143 और 144। आपको मालूम है ये दो सेक्शन क्या है? आम जिंदगी में अगर कोई 143 बोले ना तो बहुत ऐसा मन में कीले कला उठता है, अच्छा लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 143 बोले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज तू कैसा लगता? आज तू। यहां 143 का मतलब होता है नोटिस बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लव लेटर भेजती है कि ए भाई मेरे को तेरे खिलाफ कुछ मिला है। इन शॉर्ट, ये नोटिस आया मतलब आपको पता चलता है आओ कभी हवेली पे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नोटिस होता है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, इधर आओ, मैं आपको उस दिन भी फाइनल के जगह पे चैप्टर पे लेके गया था। जब आप मेरे साथ फाइनल में रहेंगे तो एक और बार बताऊंगा, अभी सुनो। देखिए होता क्या है, इस चार्ट को आपने उस दिन भी देखा था, सीए फाइनल वाले चार्ट को जो अपन ने बनाया था। आप रिटर्न भरते हो, रिटर्न जाता है समरी असेसमेंट करने के लिए। समरी असेसमेंट करने के बाद डिपार्टमेंट बोलता है असेसमेंट करना है। अगर असेसमेंट करना है, डिपार्टमेंट के पास दो ही सेक्शन है, 143 और 144। जो प्यार से आप मान गए 143, उसने नोटिस दिया, आपसे डॉक्यूमेंट बुलाया, आपसे डॉक्यूमेंट मंगाए, सब किया प्यार से किया। 143 खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो यार।
143 सबसेक्शन 2 बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? 143। तो आम जिंदगी 143 आदमी खुश होता है, सीए जिंदगी 143 आदमी दुखी होता है। अगर आपको 143 आया तो समझ लेना तेरे तो असेसमेंट लग गए, तेरे तो। अब प्यार से मान ले तो 143, हाँ, प्यार से नहीं मानने तो ये बजा देगा। क्या? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये आपकी बजा देगा। तो या तो प्यार से आपको नोटिस भेजा जाता है, बोलता है इस दिन इस तारीख को इस जगह पे यहां आपको पहुंचना है, हम यहां पे आपका असेसमेंट करेंगे। और अगर आप उस जगह पे नहीं पहुंचते या ड्यू डेट्स पे नहीं पहुंचते या बिना इंटीमेट किए आप एओ को अवॉइड करते हैं, ऐसे केसेस में एओ आपकी बजा देता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। ओके, तो वो कह रहे हैं अगर मान लीजिए आपका असेसमेंट रीअसेसमेंट चल रहा है या असेसमेंट रीअसेसमेंट उस ईयर का हो चुका है, अब आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। चलिए वापस से आइए, एक एक करके पार्ट देखते हैं। पहला, अगर अपडेटेड रिटर्न लॉस रिटर्न होगा। दूसरा, ये आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहा है या इनकम इंक्रीज कर रहा है। तीसरा, आपके घर में सर्च हुआ है, दैट इज रेड हुई है या सर्वे हुआ है। चौथा, आपके ऊपर नोटिस इशू हुई है, राइट। किस बात की नोटिस? एओ को कंफर्म हो चुका है कि था किसी और का, बिलोंग आपको करता है, तू प्यार किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। हाँ। चौथा, अपडेटेड रिटर्न अगर उस ईयर का आपने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। सिक्स्थ, अगर आपके ऊपर असेसमेंट रीअसेसमेंट चल रहा है या उस ईयर का हो चुका है, आप उस ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। इन शॉर्ट, इन तीनों पॉइंट में एक ही बात सिंपल समझिए, डिपार्टमेंट आपके पीछे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अपडेटेड रिटर्न पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, AO has information in respect of such person. AO has information in respect of such a person for the relevant assessment year in his possession under the Prevention of Money Laundering Act, Black Money Act, Benami Property Transaction Act, Smuggler and Foreign Exchange Manipulator, and the same has been communicated to him prior to the date of filing updated return. अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इस व्यक्ति से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अंडर विच एक्ट? अंडर विच एक्ट? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा, और ये उसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? कम्युनिकेट कर चुके हैं, तो ऐसे केस में अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं हो सकता। 8 पॉइंट, इंफॉर्मेशन हैज रिसीव्ड अंडर दत्ता in respect of such person and same has been communicated to him prior to the date of filing updated return. अगर मान लीजिए ये किसी और कंट्री में टैक्स चोरी करके आया है और इस टैक्स चोरी का इंफॉर्मेशन आपको DTAA में ऑलरेडी इंडिया को मिल चुका है, तो वो व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकता, प्रोवाइडेड उसको पहले ही क्या किया जाए? कम्युनिकेट कि आपके खिलाफ क्या आ चुका है, एक नोटिस आ चुका है अदर कंट्री से कि आप वहां का टैक्स चोरी करके आए हैं। एनी प्रोसिक्यूशन, वहां प्रोसिक्यूशन लिखा है, एनी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड। प्रोसिक्यूशन जेल, अगर जेल से रिलेटेड संबंधी कोई प्रोसीजर इनकम टैक्स के आपके खिलाफ ऑलरेडी इनिशिएट कर दी गई है, तो आप अपडेटेड रिटर्न सबमिट नहीं कर सकते। 10th, he is a person belonging to class or classes of person as may be notified by the board, या ये ऐसा क्लास और क्लास ऑफ पर्सन है। इतना लिखने के बाद 10th पॉइंट में उन्होंने और लिख दिया, हमको और मजा आए तो हम 8-10 आदमी और जोड़ देंगे इसमें। समझ आ रही है बात? रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज इस लिस्ट को एक बार फिर से पढ़े, कोई वर्ड नहीं समझ में आया यही पूछे, कंसेप्ट नया है, प्लीज पढ़े।
डन है? लिस्ट पढ़ लिया आपने? पहला, सर थर्ड पॉइंट क्या है एक बार बता दो। ले बेटा थर्ड पॉइंट, एनी सर्च हैज बीन इनिशिएटेड। मान लीजिए उसके घर पे रेड पड़ी है या उसके बिजनेस प्रीमाइसेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सर्वे करके गए हैं, तो अपडेटेड रिटर्न नहीं हो सकता। सर्च का मतलब होता है बेटा रेड, रेड पड़ी है उस आदमी के यहां पहले ही उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड, या फिर सर्च एंड सीजर हुआ है उसके घर पे, तो वो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। और कोई पॉइंट? सर 8th पॉइंट बताइए। 8th पॉइंट, मान लीजिए अगर ये व्यक्ति किसी दूसरे कंट्री में टैक्स इवेड करके आया है, तो किसी दूसरे कंट्री से हमें इंफॉर्मेशन आती है अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इस व्यक्ति के खिलाफ हमें दूसरे कंट्री से मिल चुकी है, तो इस व्यक्ति को हम अपडेटेड रिटर्न का राइट नहीं देते। इज दिस डन? चलिए, अपडेटेड रिटर्न ध्यान से सुनिए। अपडेटेड रिटर्न एक बहुत ही गजब के कंसेप्ट के साथ आता है। इतने तेजस्वी लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, स्मार्ट हो गए हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपको अपडेटेड रिटर्न भरना है तो जो भी टैक्स आ रहा है वो तो आपको भरना ही है। अपडेटेड रिटर्न तब भर पाएंगे जब आप एडिशनल टैक्स भी देंगे। इसे वो पेनल्टी का नाम दे सकते थे, नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा, आप अपना जो भी टैक्स आ रहा है वो भरिए और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एडिशनल टैक्स पे करना है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। इसके साथ साथ आपको एडिशनल टैक्स पे करना है। अब आप ये पूछेंगे सर एडिशनल टैक्स कितना, पूछो ना। आपका एडिशनल टैक्स अगर असेसमेंट ईयर खत्म होते ही 12 महीने में आपने अपडेटेड रिटर्न भर दिया, तो 25% ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज एचईसी एंड इंटरेस्ट एज में बी कंप्यूटेड। आप समझ रहे हैं? पहले आप टैक्स निकालिए, टैक्स का 25% इज एडिशनल टैक्स। मतलब आपको टैक्स तो देना ही है, जो इनकम आप इंक्रीज कर रहे हो उस पर, और एडिशनल टैक्स देना है। 12 महीने के अंदर डिस्क्लोजर हुआ है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड से 12 महीने के अंदर में डिस्क्लोजर हुआ। सो मान लीजिए हमारा असेसमेंट ईयर था 22-23, आपके पास एक 31 मार्च 2024 का ऑप्शन है, 31 मार्च 2025 का ऑप्शन है। अगर आपने 24 तक के डिस्क्लोज कर दिया तो 25% ऑफ टैक्स, टैक्स मतलब क्या, टैक्स इंक्लूड सरचार्ज एंड सेस, तो जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगी उसका 25% इज एडिशनल टैक्स, उसका 25% इज एडिशनल टैक्स। ये आपको देना है। मतलब वो आदमी ने टैक्स तो दिया ही, ये चुपचाप पेनल्टी के नाम पे क्या ले रहे हैं, एडिशनल टैक्स। पेनल्टी वर्ड यूज नहीं किया इन्होंने, एडिशनल टैक्स वर्ड यूज किया। यही अगर ये 25 को देते हैं, दैट इज आफ्टर 12 मंथ्स अप टू 24 मंथ्स, तो ये 25% की जगह कितना हो जाएगा, 50% ऑफ टैक्स। सीधे शब्दों में पेनल्टी ले लेते, सीधे शब्दों में क्या ले लेते, पेनल्टी ले लेते। क्यों इतने लफड़े किए, आइए जरा समझते हैं कैसे निकलेगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर विज्जू has to submit updated return for the assessment year 22-23, where his tax payable along with surcharge and cess, surcharge if any, and HEC is 1,40,000 on the income disclosed. What is the additional tax payable? What is the additional tax payable if, situation number A, ROI submitted till 31st March 2024. B, if ROI submitted till 31st March 2025. चलो जल्दी से करो। पहले केस में कितना हो जाएगा, पहले केस में हो जाएगा
सिचुएशन नंबर 1, 1,40,000 तो आपका टैक्स पेबल आ रहा है, जितनी इनकम आपने बढ़ाई होगी। इसके ऊपर एडिशनल टैक्स कितना आ जाएगा, बोल मेरा बच्चा? 1,45,000 इंटू 25%, इज इट 35,000? अरे एवरीबॉडी, 35,000 का आपको एडिशनल टैक्स देना होगा और आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर क्यों तो इतना करना है, इससे अच्छा डिस्क्लोज ही मत करो। नहीं, ऐसा नहीं है। पूछो क्यों? अगर आपने ऐसा कर दिया तो होगा क्या आपको पता है? एओ ने अगर ये इनकम पकड़ ली तो मिनिमम 50% फॉर अंडर रिपोर्टिंग, और अगर ये अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग दोनों का केस बन गया तो 200% ऑफ टैक्स पेबल कलेक्ट करेगा। आपको 200 से बचना है, 25 भरो और काम खत्म करो। समझ आ रही है बात? प्लस प्रोसिक्यूशन लगाएगा वो अलग, तो इससे पहले बच जाओ। बताओ सिचुएशन 2 में यही कितना हो जाएगा? 70,000। समझ में आ रहा है? ये आपका बनेगा टैक्स, ये आपका बनेगा एडिशनल टैक्स। सर फिर एडिशनल टैक्स पे एचईसी टैक्स पे लगा दिया आपने, ये एडिशनल टैक्स है, इस पे कुछ नहीं करने का जीवन में। दिस इज द फाइनल आंसर, ये जो भी आएगा दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया? देख क्वेश्चन पहला इस तरीके का दे देंगे तेरे को, बोलेंगे अपडेटेड रिटर्न इस ईयर में भरा तो बता क्या, इस ईयर में भरा तो बता क्या। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन फ्रेमिंग तेरे को 100% आ सकती। ऑब्वियसली तेरे से ये एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा कि तू टैक्स कैलकुलेट करे, टैक्स कैलकुलेशन उन्होंने दिया होगा, टैक्स कैलकुलेशन उन्होंने दिया होगा, तो वो दिया होगा। सिर्फ तेरे को एडिशनल टैक्स का कंसेप्ट याद रखना है, 12 महीने के अंदर क्या तो 25%, नहीं तो 50%, या इस पे कोई एचईसी मत लगा देना। आहो यस। अच्छा अब आप सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए, उस ईयर का आपने अगर सही सही टैक्स भर दिया होता तब तो सब सही था, पर अगर आपने उस ईयर का इनकम सही शो नहीं किया, मतलब आपका एडवांस टैक्स में भी डिफॉल्ट हुआ। एडवांस टैक्स में डिफॉल्ट होता है तो बेटा 234B एंड 234C आएगा। यानी क्या एडिशनल टैक्स के अलावा जो भी आ रहा होगा यहां पे, एडिशनल टैक्स के अलावा इंटरेस्ट भी आएगा अंडर सेक्शन 234B एंड C? यस, आना ही पड़ेगा 234B एंड C को। वाई? क्योंकि आपका एडिशनल टैक्स, आपका जो एडवांस टैक्स है, इसका भी जो आपने रिपोर्टिंग किया होगा वो गलत हो गया होगा। यस, तभी तो जाके आप शो कर रहे हो। तो इसमें इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B भी ऐड होगा और 234C भी ऐड होगा, एज द केस मे बी। सो देखिए वेयर रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड अंडर सेक्शन 234, अगर रिटर्न ही फर्निश नहीं किया 234A, B और C तीनों लगेंगे। अगर आपने रिटर्न फर्निश किया है तो एटलीस्ट B और C तो आपके ऊपर जरूर लगेंगे। 234B एडवांस टैक्स नॉट पेड और पेड लेस देन 90% ऑफ असेस टैक्स, 1% फॉर एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ पेमेंट। 234C Q1, Q2, Q3, याद आ रहा है क्या मालिक आपको? तो जो भी अपडेटेड टैक्स आया होगा उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। ये सुन लो सर, आपका टैक्स पेबल कैसे निकालेंगे? अभी आपने डायरेक्टली 1,40,000 ले लिया था, पर जो टैक्स पेबल रहेगा ये कैसे निकालेंगे? देखिए अपडेटेड रिटर्न भरोगे तो आपकी इनकम वापस से अपडेटेड हो जाएगी, उस अपडेटेड इनकम पे आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा आज के रेट से या उस साल के रेट से। पहले ये क्लियर करो। सपोज वी आर डूइंग इट इन 2025, अपडेटेड रिटर्न हम 2025 में भर रहे हैं, मतलब 2022-23 असेसमेंट ईयर से रिलेटेड इनकम हम 2025 में टैक्स करने की बात कर रहे हैं। टैक्स रेट 2022-23 असेसमेंट ईयर का लगेगा या 25 का लगेगा? पहले ये क्लियर करो। ऑब्वियसली द टैक्स रेट विल बी ऑफ 22-23, उसी ईयर का टैक्स है जो आपने पे नहीं किया। तो ऐसा नहीं होगा 2025 का आपको टैक्स रेट लग जाएगा, टैक्स रेट जो लगेगा वो 22-23 का ही लगेगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अब टैक्स अगर 22-23 का लगा है, मतलब आपकी इनकम आपने कुछ शो करी होगी, यहां एडिशनल आपने इंक्रीज कर दिया होगा। अब ये टोटल इनकम पे टैक्स सरचार्ज ऐसे ही से निकलेगा।
इसमें से आप क्या माइनस करोगे? आपका टीडीएस अगर उस साल के लिए कुछ ऑलरेडी कटा था वो माइनस करोगे, आपने उस साल के लिए कोई एडवांस टैक्स पे किया था वो माइनस करोगे, उस साल के लिए कोई आपका मैट एएमटी क्रेडिट हुआ होगा वो माइनस करोगे। इन शॉर्ट जो टैक्स पेबल होगा ये नेट टैक्स पेबल आना चाहिए 1,40,000। यस, सो वेयर द एसएससी हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न अर्लियर, देन he shall before furnishing updated return is liable to pay tax together with interest and fees. Tax payable shall be computed after reducing advance tax, TDS, relief under section 89, MAT or AMT credit. Whereas अगर आपने रिटर्न सबमिट किया था अर्लियर तो आपने जितना टैक्स पे किया होगा अर्लियर, एडवांस नहीं, अब तो आपने कंप्लीट टैक्स पे किया होगा, रिटर्न भरा होगा, तो जितना टैक्स पे किया होगा उतना एडवांस टीडीएस, टीसीएस या मैट क्रेडिट माइनस करेंगे। तो बताइए, पहले आपने असेसमेंट ईयर 22-23 की 1 लाख इनकम शो की थी, अब आप 2 लाख शो करना चाहते हैं, तो टैक्स काय पे निकलेगा? 1 लाख या 2 लाख या बैलेंस 1 लाख? यही गलती कर रहा, पूरे 2 लाख पे टैक्स निकलेगा। ऐसा मत समझना बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो टैक्स जीरो आएगा, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, इसको 10 लाख कर दो स्ट्रेट। आपने 10 लाख शो किया था, अब आप 20 लाख शो कर रहे हैं, अब बैलेंस 10 पे टैक्स नहीं निकालते बैठेंगे, हम पूरे 20 लाख पे टैक्स निकालेंगे। पूरे 20 लाख पे टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी 0 प्लस एचईसी 4%, यह आया आपका टोटल टैक्स। टोटल टैक्स में से अगर आपने इसके पहले रिटर्न भरा है तो जितना टैक्स आपने पे किया होगा वो पूरा माइनस कर दो, जितना आपका मैट एएमटी क्रेडिट हुआ होगा वो माइनस कर दो, जितना आपका टीडीएस टीसीएस उस साल का कटा होगा वो माइनस कर दो, तभी जाके तो आपको बैलेंस टैक्स मिलेगा। इस बैलेंस टैक्स के ऊपर 25% या 50%, समझ आ रही है बात? इसके ऊपर 25 या 50% आएगा, और ये दोनों का जो एडिशन रहेगा इस पे 234 बी एंड सी आएगा, और 234 है अगर रिटर्न में नहीं भरा होगा तो। सो अंडरस्टैंड दिस इन दिस वे। सपोज, क्या बेटा? सपोज अगर आपने क्या किया हुआ है, असेसमेंट ईयर 22-23, ये क्या हो रहा है? सपोज कर लीजिए असेसमेंट ईयर 22-23 आपने अपनी इनकम शो करी, ध्यान से सुनिए, 10 लाख, आपने अपडेटेड रिटर्न सबमिट किया, अपडेटेड रिटर्न सबमिट ऑन 31 मार्च 2025 शोइंग 20 लाख एज इनकम। तो अब स्टेप क्या बन जाएगी? स्टेप नंबर 1, आपकी टोटल इनकम ली जाएगी। टोटल इनकम कितनी लेंगे बेटा? 20 लैक्स। इस 20 लैक्स के ऊपर स्टेप नंबर 2 क्या निकालेंगे? टैक्स एज पर दी असेसमेंट ईयर 22-23, जो भी टैक्स आ रहा होगा, इस टैक्स में से माइनस करेंगे आपका जितना भी टैक्स पेड था, आपका टीडीएस टीसीएस क्रेडिट था, मैट क्रेडिट था, क्योंकि इतना अमाउंट तो आपने पे कर ही दिया है उस साल के लिए। ये तीनों भी चीजें आपकी क्या की जाएगी? माइनस की जाएगी। कोई आपका रिलीफ है अंडर सेक्शन 89(1), अकॉर्डिंगली वो भी माइनस किया जाएगा, 89 या 90 का रिलीफ, एंड आपका टैक्स पेबल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलो बेटा? टैक्स पेबल। अब जो आपका टैक्स पेबल निकला, इस टैक्स पेबल में क्या ऐड करेंगे? सरचार्ज इफ एनी, एचईसी इफ एनी, बराबर है, ये ऐड किया जाएगा। तब जाके आपका निकलेगा फाइनल टैक्स। इस टैक्स में क्या ऐड किया जाएगा? एडिशनल टैक्स 25% और 50%। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये आपका बनेगा टोटल टैक्स शॉर्ट पेड। इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A B C, और तब जाके आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगा। कलर का पता है, ये बात आपने लिख लेनी चाहिए थी, और आपने नहीं लिखी मतलब आपको पता है। बढ़ते हैं आगे, लिखना है ना? हाँ, माझा तोंड कशाला बघत होते बेटा? सर
फिर तो अपडेटेड रिटर्न से बेटर रिवाइज रिटर्न भरना होगा, कभी भी अपडेटेड रिटर्न से बेटर रिवाइज रिटर्न भर दो। पर सपोज आप रिवाइज नहीं भर पाए या बिलेटेड नहीं भर पाए, तो उस केस में एटलीस्ट आपके लिए ऑप्शन तो खोला, 200 भरने से बेटर तो 50 भर, 200% भरने से बेटर तो एटलीस्ट 50 भर, 25 भर। हमारी एक कहावत होती है बेटा, नहीं मामा से काना मामा चौका। मामा नहीं होने से काना मामा हुआ कभी भी बेटर, शादियों में काम आता ना फेरे के लिए। 200 भरेगा उससे अच्छा तो 50 ही भर ले। सबको समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चों सबको समझ में आया बेटा क्या करना है? ओके डन। और स्लो कर दो तुम, तेव्हा असा हातवर हात टाकून तोंड बडत होते, माकर तोंडे काही के। काय करत होते तेव्हा मी इकडे लिहित होता? आपल्या आयटमला बघत होते का? बराबर बोल रखा मैं इतनी मराठी? यहां तक के ठीक है क्या? सीख रहा हूं यार थोड़ा थोड़ा। मिळला की एक ऑनलाईन बच्चीने हो असं म्हटलं, असं कसं म्हटलं सर? ये बच्चा पूछ रहा है सर माकड़ तोड़ने का मतलब क्या होता है? भाई मेरे को भी बहुत टाइम है। मंकी फेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माकर मतलब मंकी था, तो मंकी फेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ चम्मी कपूर का मीनिंग? चम्मी कपूर अपना पर्सनल आदमी है। लो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा हो गया क्या? सर जी डन। डोंट वरी, आपको इतना डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला। एट इंटर लेवल यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव ओनली टैक्स पेबल दिया है, एडिशनल टैक्स निकाल ले, काम खत्म। और नीचे एक नोट लिख के आना, इन एडिशन टू दैट इंटरेस्ट अंडर 234 BNC इज ऑल्सो एप्लीकेबल। इतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है। क्लियर है? यहां पे कुछ और भी पॉइंट्स दिए हैं। हाउ 234B विल बी कैलकुलेटेड वेयर एन अर्लियर रिटर्न इज फर्निश्ड। अगेन वही आपको बताया है कि भैया आपका असेस टैक्स रहेगा, दैट इज टैक्स ऑन टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय रिलीफ, TDS, DTAA क्रेडिट, मैट क्रेडिट। उसके बाद जो टैक्स आएगा इस टैक्स पे आपका क्या निकलेगा? 234A, B एंड C कैलकुलेट होगा। yes or no? If no earlier return is furnished, interest under 234A shall be calculated on the basis of tax on total income as declared in updated return. अगर आपने इसके पहले रिटर्न नहीं भरा है तो 234A जो कैलकुलेट होगा वो आपके अपडेटेड रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। If earlier return is furnished, interest under 234C shall be computed after considering the total income furnished in the updated return.
अगर आपने इसके पहले रिटर्न भरा है 234B और C जो कैलकुलेट होंगे, राइट, ये काय के बेसिस पे कैलकुलेट होंगे? अपडेटेड इनकम के बेसिस पे। तो जो आपने अपडेटेड इनकम निकाली उसके बेसिस पे आपका ये कंप्यूटेशन होने वाला है। यस, फॉर द पर्पज ऑफ एडिशनल टैक्स, इंटरेस्ट पेबल शैल बी इंटरेस्ट चार्ज अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट ऑन इनकम एज पर अपडेटेड रिटर्न एज रिड्यूस्ड बाय इंटरेस्ट पेड अर्लियर रिटर्न। However, interest paid earlier return shall be considered to be nil if no earlier return has been furnished. मान लीजिए आपने इसके पहले कोई 234 ABC का इंटरेस्ट भी निकाला होगा, तो वो भी आप क्या कर देंगे इसमें से माइनस। इज दैट डन? कंप्लीट अपडेटेड रिटर्न। चलिए रिवीजन नंबर 4 कर लेते हैं एक बार, आप क्विक रिप्लाई करेंगे, अपडेटेड रिटर्न पे कॉन्सेप्ट ओवर हो जाएगा। मैंने ओरिजिनल रिटर्न, पहली बात, मैं कंपनी अपडेटेड रिटर्न भर सकता हूं क्या? मैं कंपनी अपडेटेड रिटर्न भर सकता हूं क्या? मन में अगर नहीं जवाब आए तो यहां जवाब लिखा था एनी पर्सन, तो अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट हर पर्सन के लिए है, राइट। बताइए, मैं एओपी बीओ अपडेटेड रिटर्न भर सकता हूं क्या? अपडेटेड रिटर्न भरने का टाइम लिमिट 24 मंथ्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर। मैंने ओरिजिनल रिटर्न भरा था, अपडेटेड रिटर्न भर सकता हूं? बिलेटेड का अपडेटेड, रिवाइज का अपडेटेड, अपडेटेड का अपडेटेड, अपडेटेड का फिर से अपडेटेड, रिवाइज का फिर से रिवाइज, रिवाइज रिटर्न का फिर से रिवीजन पॉसिबल है, अपडेट का फिर से अपडेट पॉसिबल? याद रखना ये बात, यहां घुमाया जा सकता है, ठीक है। अपडेटेड रिटर्न इज अ लॉस रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न इज अ लॉस रिड्यूस्ड रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न इज अ इनकम रिटर्न। चलो बहुत बढ़िया। मान लीजिए एसएससी पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन लगा हुआ है, रेड पड़ी थी उसकी, यहां रेड किसी और क्या पड़ी थी, सामान इसका मिला, इसके ऊपर असेसमेंट चालू है, असेसमेंट इसका हो चुका है, इन केसेस में अपडेटेड रिटर्न भर सकते नहीं। अच्छा जी सर, सर अपडेटेड रिटर्न जब भी भरना है हमें एडिशनल टैक्स पे करना होगा। हमें क्या करना होगा? एडिशनल टैक्स पे। जो टैक्स है उसके अलावा 12 महीने में डिस्क्लोज कर दिया तो 25% ऑफ द टैक्स अलोंग विद सरचार्ज एंड सेस, जो फाइनल टैक्स आएगा उसका 25% हमें देना है, राइट। और 24 मंथ्स तक के क्लियर है क्या? इसके अलावा 234BC भी लगेगा। जो टैक्स पेबल निकालेंगे उसमें से उतना टैक्स, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, एएमटी क्रेडिट जो पहले पे किया है उसका बेनिफिट आपको आज भी मिल जाएगा। यस। अपडेटेड रिटर्न, ध्यान से सुनना बेटा, अपडेटेड रिटर्न जो सबमिट किया जा रहा है ना, अपडेटेड रिटर्न जो सबमिट किया जा रहा है इसके लिए एक नया आईटीआर लाया है, इसके लिए एक नया आईटीआर लाया है, आईटीआर यू। आईटीआर यू, यू स्टैंड्स फॉर अपडेटेड रिटर्न, तो इसके लिए एक नया आईटीआर लेके आया है, आईटीआर यू। खत्म काम। चलो बेटे, बेटे आ जाओ बेटे, ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में इनकम मिलने से पहले ही तेरा टीडीएस कट हो जाता है, इनकम मिलने से पहले ही तेरा क्या कट हो जाता है? टीडीएस। जो बची कुची इनकम होती है अगर ये 10,000 से ऊपर जा रही है तो तू तेरा एडवांस टैक्स पे कर देता है, बराबर है। तो अल्टीमेटली तू अपनी इनकम निकालता है पूरी ग्रॉस बेसिस पे। इस ग्रॉस बेसिस पे जो इनकम आई है, इनकम पे तू क्या निकालता है बेटा? टैक्स। इस टैक्स में से तू एडवांस टैक्स माइनस कर देता है, इस टैक्स में से तू टीडीएस टीसीएस क्रेडिट माइनस कर देता है, इस टैक्स में से तू मैट एएमटी क्रेडिट इफ एनी माइनस कर देता है, या तू रिलीफ अंडर सेक्शन 89 90 माइनस कर देता है। ये सब माइनस करने के बाद जो तेरा टैक्स बचता है, ये टैक्स तू प्रायर टू रिटर्न, कैसा बेटा? प्रायर टू रिटर्न सेंड करता है, और इसको तू कहता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यानी लॉजिकली वो जो आपने कंसेप्ट पढ़ा था, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, ये सब एक मिथ है, ये सब एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। सर क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इनकम पे ऑलरेडी टीडीएस हो जाता है, बची हुई इनकम पे एडवांस टैक्स हो जाता है। अगर इतना सब होने के बावजूद कुछ चुल्लू भर बच गया, वो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140A, where any tax, interest or fees is payable by assessee on the basis of return under 139(1) or 142(1) after deducting advance tax, TDS, relief, MAT, AMT credit, जो भी आएगा वो आपको क्या करना है?
पे करना है, फाइनल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल और फाइनल अमाउंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल। मान लीजिए आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया 10,000 रुपीज अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एंड फीस। गवर्नमेंट के हिसाब से ये आ रहा है 15,000। गवर्नमेंट पहले कहां पे एडजस्ट करेगा? गवर्नमेंट विल फर्स्ट एडजस्ट टुवर्ड्स द फीस, देन टुवर्ड्स द इंटरेस्ट एंड बैलेंस इफ एनी टुवर्ड्स द टैक्स। यानी आप फीफो बेसिस पे जाते हो, टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट। गवर्नमेंट लीफो बेसिस पे जाती है, पहले फीस फिर इंटरेस्ट फिर टैक्स, ताकि बैलेंस टैक्स पे वो फिर इंटरेस्ट कलेक्ट कर सके। कलर का। सो यू फॉलो फीफो मेथड, दे फॉलो लीफो मेथड ऑफ टैक्स पेमेंट। समझ में आ रही बात? खत्म। कॉन्सिक्वेंसेस टू फेल टू पे द टैक्स इंटरेस्ट एंड फीस। अगर आपने टैक्स इंटरेस्ट और फीस पे नहीं की, एसएससी को क्या हो जाएगा? एड्स, कॉमर्स वाला एड्स। एसएससी विल बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट्स। एसएससी विल बी ट्रीटेड एज एसएससी इन डिफॉल्ट्स। यस। और आपको पेनल्टी लग सकती है अमाउंट इक्वल टू द टैक्स इन अरियर्स। अमाउंट इक्वल टू द टैक्स इन अरियर्स। झालं का? लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, सेक्शन 140। वैसे तो माहौल खत्म हो चुका है इस सेक्शन को पूछने का, पर हो सकता है कोई नया नया एग्जाम पेपर सेटर आया होगा तो पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन उठा करके यही वापस से सेट कर देगा। ये सेक्शन आपसे कह रहा है हु विल वेरीफाई द रिटर्न। सेक्शन आपसे क्या कह रहा है? हु विल वेरीफाई द रिटर्न। देखिए होता क्या है, रिटर्न को साइन करना जरूरी होता था, बट इन रियल लाइफ अब आपको रिटर्न साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती अनलेस एंड अनटिल यू आर फाइलिंग एन फिजिकल रिटर्न, जो 99.9% केसेस में होता ही नहीं। यस। अब फिर रिटर्न कैसे साइन करते हैं? या तो आपका डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया जाता है, लाइफ तो खैर उससे भी आगे बढ़ गई है। आप रिटर्न सबमिट करते हो, आधार बेस्ड ओटीपी के तहत आपका साइनिंग है, तो अब साइन करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। 4 डिजिट कोड, गेम ओवर। आप बैंक में भी क्या करते हो? बैंक का आपको पेमेंट करना होता है, व्हाट यू डू अल्टीमेटली, आपका जैसे ही आपने ओटीपी डाला वैसे ही आपका काम खत्म, ये मान लिया जाएगा आपने साइन की है। ठीक उसी तरीके से अब रिटर्न पे क्या किया जाता है? या तो डिजिटल सिग्नेचर लगाया जाता है या तो आपका ओटीपी बेस्ड ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो टेक्निकली अभी सेक्शन का कोई काम नहीं बच गया है, बट फिर भी किताबों में पढ़ा है और आपको आज भी पढ़ाया जाता है। अज्यूमिंग, कैसा बेटा? अज्यूमिंग कि आज भी फिजिकल रिटर्न भरे जाते होंगे। तो बताइए इंडिविजुअल का रिटर्न कौन साइन करेगा? फटाफट आप हाईलाइट कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं। इंडिविजुअल का रिटर्न कौन साइन करेगा? सबसे पहले अगर वो इंडिया में प्रेजेंट है तो खुद। मान लो वो इंडिया में प्रेजेंट नहीं है तो एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन। माइनर के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव दैट इज गार्डियन, या ल्यूनाटिक पर्सन के केस में, मेंटल इनकैपेसिटेड पर्सन के केस में जो भी उसका लीगल गार्डियन अपॉइंट किया होगा वो। एचयूएफ के केस में करता नहीं है तो एनी अदर एडल्ट मेंबर। फर्म के केस में वर्किंग पार्टनर नहीं है तो एनी अदर एडल्ट पार्टनर, माइनर कैन ऑल्सो बी पार्टनर। अगर एलएलपी है डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है, एनी अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। कंपनी के केस में एमडी अवेलेबल नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर, पॉलिटिकल पार्टी के केस में सीईओ, या फिर एओपी बीओआई के केस में एनी मेंबर और प्रिंसिपल ऑफिसर। अगर कंपनी ने आईबीसी में अप्लाई किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर में अप्लाई किया है, तो ऐसे केसेस के अंदर में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो अपॉइंट की गई है वो क्या करेगी? अपडेट रिटर्न को साइन करेगी। यस। लिक्विडेशन के केस में लिक्विडेटर। लिक्विडेशन के केस में कौन बेटा? लिक्विडेटर। अब मुझे नहीं लगता इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, उनके पास अपडेटेड रिटर्न जैसे बड़े हथियार है, इसके ऊपर शायद ही क्वेश्चन आपको बन सकता है। यस और नो? इसी के साथ साथ आपका एक और चैप्टर खत्म हुआ। अब हमारे जो टॉपिक बाकी है उनमें से पहला है डिडक्शन, दूसरा है एएमटी, तीसरा है ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, चौथा चैप्टर नहीं है, सब जितना पढ़ा उसका कंपाइलेशन है। बराबर ना? चलो बढ़िया। चलिए हम जंप कर रहे हैं सीधा कहां बेटा? डिडक्शन। बेटे आ जाओ, डिडक्शन पे जंप करेंगे हम।
चलो बेटा, सबसे पहले डिडक्शंस में हम बात कर लें। कुछ सेक्शंस डिडक्शन के, डिडक्शंस कहाँ कवर होते हैं? देख, डिडक्शन जो है ये चैप्टर 6A में कवर होते हैं। डिडक्शन इनकम टैक्स में दो तरीके से थे। डिडक्शंस इनकम टैक्स में कितने तरीके से थे बेटा? दो। कौन से दो तरीके जल्दी से बताओ? या तो आपको हेडवाइज डिडक्शन मिलते थे, जैसे सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन, एचपी में स्टैंडर्ड डिडक्शन, अरे याद है? यस। या तो आपको ऐसा स्पेसिफिक डिडक्शंस मिलते थे जो हेडवाइज होते थे, या तो फिर डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम से। कुछ बातें आपको बहुत बेसिक में फटाफट क्लियर कर दे। पॉइंट नंबर पहला, राइट, बेसिक्स ऑफ डिडक्शन लिख सकते हैं आप फटाफट। बेसिक्स ऑफ डिडक्शन, पॉइंट नंबर 1, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड, बोलो बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से ऊपर नहीं जा सकती। आप कितना भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है। दूसरा, सर डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम फॉलोइंग इनकम। बताइए कौन सी ऐसी इनकम है जिससे डिडक्शन नहीं मिलता? पहला, बहुत बढ़िया बेटा, कैजुअल इनकम, सही याद है तुम्हें। दूसरा याद करके बताओ, कैपिटल गेन्स, याद आ रहा है? कैपिटल गेन्स कोई भी प्रकार का हो नहीं मिलता। तीसरा भी याद करो, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 35AD। अगर आप 35AD का इनकम शो कर रहे हैं तो इस इनकम से रिलेटेड आपको डिडक्शन नहीं मिलता। सर इनको छोड़ के बाकी इनकम पे डिडक्शन मिलेगा? यस, इनको छोड़ के बाकी। तो सपोज इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इनकम, इतनी इनकम को छोड़ देना, बचे हुए पे चेक करना, उतने से ऊपर का डिडक्शन आपको नहीं मिल सकता। अच्छा जी सर। सर सर आपके जो डिडक्शन है ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, क्या आपको इसका प्रूफ देने की जरूरत होती है? नो प्रूफ रिक्वायर्ड। अंडरस्टैंड? हाल फिलहाल का सिचुएशन ऐसा है कि आपको जो भी डिडक्शन क्लेम करना है आप क्लेम कर लो। इससे रिलेटेड आपको अभी कोई प्रूफ देने की जरूरत होती नहीं। इससे रिलेटेड अभी आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत होती नहीं। हाँ, एओ चाहे तो आपसे डॉक्यूमेंट मंगा सकता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आपने LIC का प्रीमियम लिख दिया 1.5 लाख रुपए, आप 1.5 लाख क्लेम कर लो। एओ को शक हुआ तो वो आपसे बोलेगा प्रीमियम की रिसीट दे, नहीं तो आपने जो खेल लिया वो सही है। समझ आई बात? चलिए कुछ डिडक्शंस चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 80 TTA 80 TTB, द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड डिडक्शंस। द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड डिडक्शंस याद है आपको? चलो 80 TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट की बात चल रही है, और यहां पे हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स की। तो डिपॉजिट मतलब सेविंग अकाउंट से भी आएगा और FD से आएगा। यहां पे असेसी होना चाहिए इंडिविजुअल या HUF नॉन सीनियर सिटीजन। यहां पे असेसी कौन होना चाहिए? सीनियर सिटीजन। तो 80B का बेनिफिट सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलता है। डन है बेटा? आपको यहां पे डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन इज इक्वल टू लोअर ऑफ एनीवन एक्चुअल इंटरेस्ट और बी, बोलो बेटा, ₹10,000। यहां पे कितना मिलेगा? बोलते जाओ। लोअर ऑफ पहला एक्चुअल, बी 50,000। याद होगा तो TDS भी फिर 50,000 पे कटता है 194A। दोनों केस में याद रखें, फर्स्ट एड द इंटरेस्ट इन IFOS, देन टेक डिडक्शन इन GTI। दोनों केसेस में याद रखना, जब भी आपको इंटरेस्ट मिले। अब देखिए इसका एडजस्टमेंट ना आपको डायरेक्ट नहीं पूछते, वो क्या करेंगे, आपको PGBP दे देंगे। PGBP के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट दे देंगे। पूरी एंट्री समझिए क्या होगा, आराम से इत्मीनान से। हमारा सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये आप भी जानते हैं।
वो 2 छोटे टॉपिक है, उसमें कितना कंटेंट है आपको भी मालूम है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे आपको हर चीज को किससे लिंक करूंगा, टोटल इनकम से, क्योंकि हमें टोटल इनकम पे मेहनत करनी है। मैंने आपसे कहा था 25 से 30 लेक्चर के अंदर में आपका फास्ट ट्रैक खत्म हो जाएगा। आई थिंक हम 28 या 29 लेक्चर पे है, हमारा फास्ट ट्रैक का कंटेंट आपको भी पता है कल तक के पूरा नहीं पढ़े आता। यस, इसके बाद सिर्फ एडिशनल दिन काय के लिए, टोटल इनकम पे लगाएंगे बेटा, टोटल इनकम सॉल्व करने पे। यस, सुनिए, सबसे पहले आपको पीएनएल के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट दिया है। चलो डिडक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करते जाओ, क्या क्या एडजस्टमेंट करोगे पूरे पीजीबीपी में समझाओ। पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त ये इंटरेस्ट को ऐड करोगे या लेस करोगे, ऐड करोगे या लेस करोगे, ऐड करोगे या लेस करोगे, ऐड। सबसे बेवकूफी जवाब है लेस, क्योंकि इसका कंप्यूटेशन आईएफओएस में होगा, तो आप पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त ये प्रॉफिट से लेस करोगे। एक वर्किंग नोट और बनी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वहां पे आप इंटरेस्ट लिखोगे, यस और नो। एक वर्किंग नोट और बनेगी, डिडक्शन। डिडक्शन के अंदर में जितना मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड है 80 टीटीए टीटीबी लिख करके डिडक्शन वहां लिखोगे। सो व्हाट यू विल डू, सारे एडजस्टमेंट आप कैसे करोगे, अगर आपको ये पीजीबीपी में दिया हुआ है, पीजीबीपी में क्रेडिटेड है टू पीएनएल, तो आप क्या करोगे, लेस फ्रॉम पीजीबीपी, लेस फ्रॉम पीजीबीपी, वर्किंग नोट नंबर 2 आईएफओएस बनाओगे, वर्किंग नोट नंबर 3 डिडक्शन बनाओगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, और फिर सीधा कंप्यूटेशन में रिफ्लेक्ट करोगे। दैट्स हाउ दिस डिडक्शन वर्क्स। शानदार। नेक्स्ट 80 जीजीबी, एट्टी जीजीसी, 80 जीजीए। अगर कोई भी इंडियन कंपनी डोनेट करती है पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो आपको डिडक्शन मिलता है कितने का बेटा, 100%, प्रोवाइडेड अमाउंट एक्सीडिंग 2000, अमाउंट एक्सीडिंग 2000 नॉट पेड इन कैश। 80 जीजीबी, इंडियन कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दे रही है, दैट डोनेशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यस, दैट डोनेशन विल बी अलाउड एज डिडक्शन। डिडक्शन कितना मिलेगा, 100%, जितना दे रहे हो उतना ले लेने का। 80 जीजीजी इसका रिप्लिका है, अदर देन इंडियन कंपनी, अदर देन इंडियन कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे रही है, अगेन डिडक्शन कितना मिलने वाला है, 100%। ये क्या रहेगा, सेम, बराबर है। 80 जीजीए याद करो, हमने सेक्शन 35 सीसीए के साथ पढ़ा था। एनी असेसी नॉट हैविंग पीजीबीपी, ये अगर डोनेट कर रही है किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, पावर्टी इरेडिकेशन, कुछ याद आ रहा है क्या, चप्पा चप्पा एडवांसमेंट, पीजीबीपी इनकम नहीं रहे तो सेम चीज 80 जीजीए में क्लेम करोगे, 100% डिडक्शन। Everybody, yes or no? राइट, चलिए पीजीबीपी के साथ मिक्स कर रहा हूं, जरा समझिए कैसे दिया जाएगा ये एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट आपको कैसे दिया जाएगा, सबसे पहले आपको पीजीबीपी में ये पीएनएल के डेबिट में आइटम मिलेगा, या तो आपको मिल सकता है नोट्स में, ये बताते हुए कि ऊपर के अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट। क्या करेंगे,
सबसे पहले ऐड टू पीजीबीपी, ऐसा आपको सेक्शन 37 ने करने बोला था। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो पीजीबीपी में आपको क्या करना होगा, ऐड, लिखते जाना, बिल्कुल हाथ मत रुकना, मैं अच्छे खासे मूड में हूं, ठीक है, बहुत डीप में चल रहा है, बिल्कुल इधर उधर मत भटकना, लिखते जाना। पीजीबीपी में ऐड करोगे, पीजीबीपी में ऐड क्यों, क्योंकि सेक्शन 37 ने बोला था दीज आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन। इसके बाद में एक वर्किंग नोट बनाओगे, वर्किंग नोट किसका बनाओगे, डिडक्शंस का, उसमें 80 जीजीबी या 80 जीजीसी आप क्या करोगे, क्लेम करोगे। यस बेटा, आहो, चलो नेक्स्ट सेक्शंस पे आते हैं। 80 क्यूक्यूबी, 80 आरआरबी, अगेन दोनों भाई भाई सेक्शन थे अगर याद हो तो। हाँ, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ऑन बुक्स, याद रखने का तरीका, क्यों आखिर क्यों मैंने बुक्स बनाई। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, एसएससी चाहिए रेसिडेंट, यहां पे भी एसएससी चाहिए रेसिडेंट, ठीक है। सो अगर आपको लमसम अमाउंट मिलती है तो अमाउंट रिसीव्ड और 3 lakhs विच एवर इज लोअर। अगर आपको एन्यूटी में पैसा मिलता है तो मैक्सिमम 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड। 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, इधर भी लमसम, एन्यूटी, लमसम रहा तो अमाउंट रिसीव्ड और 3 लाख विच एवर इज लोअर, एन्यूटी रहा तो 15%। यहां पे एन्युटी वाला कंसेप्ट एज सच चलता ही नहीं पेटेंट के केस में, तो आप लमसम वाला ही पार्ट लिखिए, ज्यादा बेटर है, क्योंकि पेटेंट्स के केस में एन्युटी वाला वर्क करता ही नहीं है एक्चुअली में। बराबर है। अब ये आपको कैसे देंगे, सर आपको पीजीबीपी में क्रेडिट साइड में लिखा होगा रॉयल्टी, बोलिए क्या करना होगा। बोलिए क्या करना होगा, लेस करेंगे। अब बोलो क्या करेंगे, पीजीबीपी से लेस। वर्किंग नोट नंबर 2 आईएफओएस बनाएंगे, उसमें रॉयल्टी को टैक्स करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3 डिडक्शन बनाएंगे, डिडक्शन में क्लेम करेंगे। अनलेस एंड अनटिल रॉयल्टी इज योर मेन एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी। अगर मान लीजिए रॉयल्टी को बिजनेस माना जा रहा है, नथिंग नीड्स टू बी डन, सीधा फिर डिडक्शन क्लेम होगा। समझ में आई बात, सीधा फिर क्या क्लेम होगा, डिडक्शन। आहो, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं भाई जी, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। एनीवन 80U, 80DD, 80DDB,
तीनों कनेक्टेड सेक्शन है, तीनों क्या है बेटा, कनेक्टेड सेक्शन है, यस और नो। 80U बोलो किसके ऊपर है एप्लीकेबल, इंडिविजुअल हु इज हैंडीकैप, डिसेबल, यस। तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, बोलो जल्दी, 75,000 और 1,25,000, 75,000 in general, 1,25,000 when it's a severe disability, severe disability मतलब more than 80%, प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया हो, नॉन सीवियर डिसेबिलिटी 75,000। सो अगर असेसी खुद हैंडीकैप है, डिडक्शन इज 75,000 और 1,25,000। कैसे करेंगे, मान लीजिए पीजीबीपी में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी होगी कि असेसी कौन है, हैंडीकैप। आपको इससे रिलेटेड और कुछ नहीं बोला होगा, सिर्फ ऊपर बोला होगा मिस्टर एक्स ही इज अ हैंडीकैप, और सीधा बाकी आपको नॉर्मल पीजीबीपी दिया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा वर्किंग नोट बनानी है किसकी, डिडक्शन की, और उसमें 80U को क्लेम कर लेना है। तो आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे दिया जाएगा 80DD इंडिविजुअल या HUFs के लिए है, वेयर हिज डिपेंडेंट इज डिसेबल, वेयर इज डिपेंडेंट इज डिसेबल। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, अगेन 75,000 और 1,25,000, 75,000 in general, 1,25,000 when it's a severe disability, when it's a severe disability, yes or no? अच्छा जी सर, इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट कौन कौन रहता है, एवरीबॉडी। इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट कौन कौन है, मां बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे। इंडिविजुअल के केस में डिपेंडेंट किस किस को मान सकते हो, मां बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, सब डिपेंडेंट है। HUF के केस में डिपेंडेंट कौन हो गया, एनी मेंबर। कैसे दिया जाएगा सर, कैसे दिया जाएगा, मैं आपको बताता हूं। आपको पीजीबीपी में इनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिट दिखेंगे, वो भी P&L में इनसे रिलेटेड खर्चे डेबिट दिखेंगे, और नीचे नोट लिखा होगा कि ये खर्चा, ये हमारे रिलेटिव है, ये डिसेबल है, इनके ऊपर किया गया है, राइट। इसके ऊपर क्या किया गया है, खर्चा किया गया है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एड बैक करना है पीजीबीपी में। आपको क्या करना है, सबसे पहले एड बैक करना है पीजीबीपी के अंदर में। फिर एक वर्किंग नोट बनानी है, किस चीज की बेटा, डिडक्शंस की। यस बेटा, अच्छा
बताइए इनके लिए खर्चे कैसे किए जा सकते हैं? इनके ऊपर आपने एक्सपेंडिचर किया हो ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, या फिर आपने इनके नाम से डिपॉजिट ही क्यों ना किया हो इन अप्रूव्ड स्कीम। इज दिस डन? 80 DDB, बताइए DDB क्या था? डरावनी बीमारियां, स्पेसिफाइड डिसीजेस। 80U असेसी हैंडीकैप होना चाहिए, 80DD उसका रिलेटिव हैंडीकैप होना चाहिए। 80DDB किसी को कोई डरावनी बीमारियां होनी चाहिए। याद रखने का तरीका, अगर आप यूनिकली एबल्ड है तो 80U को याद रखने का तरीका यूनिकली एबल्ड, 80DD डिसेबल डिपेंडेंट, 80DDB डरावनी बीमारियां। अगर आपको कोई स्पेसिफाइड डिसीजेज हुए, यस सर कौन सी बीमारी? पहले तो आपको पता है, दूसरी हार्ट अटैक, तीसरी ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा। हाँ पहले नहीं पता आपको? अरे कैंसर, जरूरी थोड़ी ना हर बार ABCD से शुरू करूंगा, सी से भी शुरू कर सकता हूं। बराबर, तो ऐसी कोई भी डरावनी बीमारियां हैं, राइट? बताइए सर डिडक्शन क्या करेगा बेटा? डिपेंड करेगा ऑन द एज ऑफ, बोलो बेटा, डिपेंडेंट। जिसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं उसकी एज पे डिपेंड करेगा, जिसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं उसकी एज पे डिपेंड करेगा। बताओ एक्चुअल और 40,000 विच एवर इज लोअर, अगर ये नॉन सीनियर सिटीजन हुआ, एक्चुअल और 1 लाख विच एवर इज लोअर अगर ये सीनियर सिटीजन हुआ। Is this done? So actual और 40,000 whichever is lower, actual और 1 लाख whichever is lower का आपको क्या मिलेगा बेटा? डिडक्शन मिलेगा। क्या किया जाएगा? सेम पीजीबीपी में एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे, पीएनएल के अंदर में नीचे में नोट दे देंगे कि भैया इसको ऐसी ऐसी डरावनी बीमारियां हैं, आपको पीजीबीपी में ऐड करना है, डिडक्शन में आके लेस करना है। आहो यस और नो? बेटे याद करके देखो, हमने कितने सेक्शन पढ़े? 80 टीटीए रिमेंबर करो, सेविंग अकाउंट टीटीबी, 80 जीजीबी, जीजीसी, जीजीए, साइंटिफिक रिसर्च, रूरल डेवलपमेंट, 80U, 80DD, 80DDB, क्लियर? 80QQB,
80 RRB। 10 सेक्शन खत्म किया आपने डिडक्शन के। कितने? बहुत बढ़िया बेटा। आओ 80E। 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन। सर लोन का पर्पस क्या होना चाहिए? एजुकेशन। सर हुज एजुकेशन? सर स्पाउस का भी चलेगा, चिल्ड्रन का भी चलेगा, फॉर whom assessee is guardian। मतलब सर कौन सा हायर एजुकेशन? एनी एजुकेशन आफ्टर एसएससी। एसएससी के बाद कोई भी एजुकेशन हायर एजुकेशन माना जाएगा। इन बिटवीन सीए सीएमए स्टूडेंट मैं क्या करूं? जॉब छोड़ दूं? हायर मतलब और कितना हायर जाऊं? फोर्थ, सर डिडक्शन किस चीज का मिलेगा? आप प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे, इसका कोई डिडक्शन नहीं। क्या तुम्हें याद है? आप इंटरेस्ट पे करेंगे, इसका डिडक्शन क्या किया है बेटा? अलाउ। कितना किया है बेटा? 100%। सो इट इज द इंटरेस्ट विच इज अलाउड। कितने साल के लिए? फॉर 8 असेसमेंट ईयर। 8 असेसमेंट ईयर तक के आपको इसका बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। लोन किससे लेना है? लोन किससे लेना है? या तो बैंक से लेना या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना। लोन किससे लेना है? सर बैंक से लेना या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना। साल का। So 80E talks about interest on educational loan allowed as deduction. Both hard. Another section 80EEB interest on loan taken for e-vehicle. Interest on loan taken for e-vehicle. Anyone? बताइए, बोलो जल्दी से। कंडीशंस बोलिए। लोन किससे लेना है? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। एवरीबॉडी यस और नो? नो मोर देन 1 ईवी। एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं होना चाहिए। लोन कब से लिया होना चाहिए? लोन इज बिटवीन 2019 to 2023। सो ये आप ई व्हीकल परचेस करें, जल्दी से ई व्हीकल लें। अपने को तो ना एक मस्त आइडिया आया है दिमाग में। हो इलेक्ट्रिक चार्जिंग 5-6 स्टेशन लेने के, प्रेस्टीज पॉइंट के आसपास में फिट कर देने के। आगे चल के वैसे भी सब ई व्हीकल ही आएंगे। बहुत जबरदस्त। बच्चों को इसी बहाने पार्किंग भी मिल जाएगा और चार्जिंग भी हो जाएगी। हो सोच के देखिए, बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। समझ रहे? और देखो प्रेस्टीज पॉइंट है, यहां पे चाय जितना चलेगा चार्जिंग भी उतना ही चलेगा। बहुत स्कोप है, जरा सोच के देखना। सर पेट्रोल पंप सामने है। पेट्रोल पंप सामने है। हाँ जी, क्या मिलता है बेटा? इंटरेस्ट। प्लीज राइट डाउन। डिडक्शन इज इक्वल टू
डिडक्शन इज इक्वल टू, बोलो बेटा कितना, मैं स्क्रीन हटा रहा हूं, डिडक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल और 1,50,000, एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, एक्चुअल और 1,50,000 विच एवर इज लोअर. इज दिस डन? चलिए हाँ जी बताइए, और कोई सेक्शन कवर हो सकता है? यस, एक और सेक्शन है जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, दैट इज 80D. हाल फिलहाल में आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, कीप काम, हम सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, राइट. एक और सेक्शन है जो आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज 80D. 80D क्या सेक्शन है मैं आपको फटाफट बता दूं, क्विकली समझना. 80D सबसे पहले तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल्स एंड HUFs के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है. सेक्शन के अंदर में मेजरली चार चीजें कवर है. सेक्शन के अंदर में मेजरली चार चीजें कवर है. पहला, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जो आप मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं वो 80D के अंदर में आता है. दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और एनी अदर अप्रूव्ड स्कीम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हेल्थ स्कीम आपने लिया होगा या कोई अदर कंपनी का अप्रूव्ड स्कीम लिया होगा, जैसे HDFC लाइफ या HDFC मेडिकल, ICICI प्रूडेंशियल मेडिकल पार्ट, तो आपने अगर मेडिकल लिया होगा वो इसके अंदर में कवर है, राइट. तीसरा, पहला मेडिकल इंश्योरेंस, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एनी अदर अप्रूव्ड स्कीम, तीसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स. प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स भी आपको क्या किया गया है? बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है. एंड चौथा, एक्सपेंडिचर ऑन सुपर सीनियर सिटीजन. सुपर सीनियर सिटीजन को मेडिकल इंश्योरेंस इशू नहीं होते, तो उनके ऊपर जो आप हेल्थ से रिलेटेड खर्चा कर रहे हो वो भी आप इस सेक्शन के अंदर में क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो. यस, अच्छा जी. सर मुझे बताइए, क्या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए कोई लिमिट है? याद आ रहा है? व्हाट इज द लिमिट? 5 इज 5,000 इंडिविजुअल लिमिट. मतलब मान लीजिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मेरा भी कराया, वाइफ का भी कराया, पापा का भी कराया, ओवरऑल लिमिट इज 5,000. ऐसा जल्दी से बताओ. आज का एक होमवर्क करोगे? मैंने मेरे लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया, वाइफ के लिए लिया और पप्पा के लिए लिया, तीनों के लिए 5-5 हजार खर्चे. मैक्सिमम डिडक्शन सिर्फ ढूंढ के आना है. हम सिर्फ इतना पार्ट आपको ढूंढ के आना है. मैं आपको सुनो तो मैं आपको जवाब भी बता देता हूं. मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन है, डिडक्शन का चैप्टर खोलना. मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, ठीक है. मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन है, मॉड्यूल खोलना, डिडक्शन का टॉपिक खोलना, 80D में आगे जाना, वहां आपको इसके ऊपर एक जबरदस्त क्वेश्चन मिलेगा. वो क्वेश्चन अपन लेने भी वाले हैं. वही क्वेश्चन देख लेना कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना मिलता, क्योंकि उसने इसी कंसेप्ट पे आपको पूरा घुमाया है, ठीक है. चलिए, मेडिकल इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप. अच्छा, या ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज कवर्ड विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑल्सो. ये जो 5,000 का लिमिट है, ये ओवरऑल लिमिट 25,000 में कवर्ड है, हाँ या हाँ? यस, ये पूरा ओवरऑल 25,000 की लिमिट में कवर है. यस. चलिए एक और बात बताइए, सर मेरा प्लस मेरी धर्म वाली पत्नी का प्लस डिपेंडेंट बच्चे का, क्या इनका बेनिफिट्स मिलता है इस सेक्शन में? यस. ब्रदर सिस्टर का बेनिफिट मिलता है क्या इस सेक्शन में? नहीं. 80D में ब्रदर एंड सिस्टर का बेनिफिट मिलता नहीं, राइट. तो भाई बहन का बेनिफिट नहीं है, पेरेंट्स का बेनिफिट कवर है. क्लियर है? अच्छा जी सर. सर मेरा प्लस धर्म पत्नी का प्लस बच्चों का. वेट ए मोमेंट, बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए या इंडिपेंडेंट? स्पाउस, हाँ, स्पाउस डिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए? अबे क्या बोल रहे हो, मेरे को भी तो जोक बताओ. पाउस होनी चाहिए. सपोज है आज जूम है, आज जूम यू हैव अ स्पाउस. सर अगर होती तो मैं इधर होता क्या? यस. अच्छा बताइए, स्पाउस डिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए? कैसी भी चलेगी. अखंड सिंगल लोगों से एक्सपेक्टेशन ही यही है, समझ रहे हो? आंसर इज राइट. स्पाउस डिपेंडेंट भी चलेगी, इंडिपेंडेंट भी चलेगा, बच्चे डिपेंडेंट आप पे होने चाहिए.
हाँ, बच्चे आप पे डिपेंडेंट होने चाहिए, स्पाउस कैसी भी चलेगी, बराबर है। मम्मी पापा डिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, कोई भी चलेंगे। ये सेक्शन सिर्फ बच्चों को डिपेंडेंट करने बोलता है। दिस इज नॉट 80DD। 80DD में हर कोई व्यक्ति डिपेंडेंट चाहिए, 80D में सिर्फ बच्चे डिपेंडेंट चाहिए। ये सुनो सर, बच्चों पे कितनी लिमिट है? सर बच्चों पे कितनी लिमिट है? सर बच्चों पे क्या की लिमिट? ये तो अपना मतलब इंडिपेंडेंट डिसीजन है। करेक्ट, देयर इज नो लिमिट ऑन चाइल्ड्स, देयर इज नो लिमिट ऑन चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन। देयर इज नो लिमिट ऑन चाइल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन। क्लियर है मालिक? अच्छा, तो वापस से रिकॉल करते हैं। एसएससी इंडिविजुअल चाहिए या एचयूएफ चाहिए? बेनिफिट किसके लिए? खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, मॉम डैड के लिए। सिर्फ बच्चे का डिपेंडेंट होना जरूरी है, बाकी किसी का नहीं। क्लियर है? अच्छा जी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट 5000 है, विच इज कवर्ड इन द ओवरऑल लिमिट। मेरा प्लस मेरी धर्म वाली पत्नी का प्लस डिपेंडेंट बच्चों का मिला के एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर। डायरेक्ट 25 मत बोलो, गलती होती है। एक्चुअल और 25 विच एवर इज लोअर। सीनियर सिटीजन दैट इज पप्पा मम्मी का, नॉट सीनियर सिटीजन, पप्पा मम्मी का। एक्चुअल 25 विच एवर इज लोअर। अगर कोई भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन है तो 25 की लिमिट कितने पे पहुंच जाएगी? 50,000। तो बताइए, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं, पप्पा सीनियर सिटीजन है, ओवरऑल लिमिट 75,000। सीनियर के लिए 50, नॉन सीनियर के लिए 25। सपोज मैं भी सीनियर सिटीजन, पप्पा भी सीनियर सिटीजन, 1 लाख विल बी द लिमिट। मैं भी नॉन सीनियर, पप्पा भी नॉन सीनियर, 50,000। समझ आ रही है बात? तो ओवरऑल लिमिट हैज 3 लाइंस, 50, 75, 1 लाख, एज द केस मे बी। क्लियर है? अच्छा, मान लीजिए अगर जैसे मेडिकल पॉलिसी होती है दैट इज फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स जनरली, तो 3 साल का प्रीमियम आप हमेशा एक साथ पे कर देते हो, क्योंकि इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो सपोज कीजिए 3 साल का प्रीमियम मैंने एक साथ पे कर दिया, 3 साल का प्रीमियम मैंने एक साथ पे कर दिया, तो डिडक्शन ईयरली मिलेगा या एक ही बार में पूरा मिल जाएगा? हालत खराब है भाई आज, फिर भी चिल्लाए अपन। कल तो हालत ही खराब थी। कल तो दूसरा क्लास लिया, उसके बाद चक्कर ही आना चालू हो गए। मैं सीधा गाड़ी उठाया घर पे पहुंच गया, और जो सोया हूं, जो सीधा रात में 7:30-8 बजे उठा हूं। हालत बहुत खराब है। इनफैक्ट ये फैल रहा है, राइट? एटलीस्ट सर्दी जुकाम सबको लग रहा है। एटलीस्ट बी श्योर कि आप ये सब करें, राइट? आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा ले, क्योंकि क्या होगा, आप लोगों के केस में स्पेसिफिकली अगर गलती से बीमार पड़ गए तो ये आपके 2 दिन 3 दिन लेके जाएगा। और क्या होता है आपके केस में, आपके केस में हाल फिलहाल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं है, आपके केस में हाल फिलहाल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है ना, तो तुम तब तक के बहुत लीनियंटली लेते, जब तक ठीक होगा तब तक, अभी मूड नहीं है, अभी तो बुखार चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? स्पेशली बच्चियों के केस में और एक इशू आ जाता है जो अगेन उनको 2-3 दिन पढ़ने नहीं देता, स्पेसिफिकली द स्टमक पेन विच कम्स अराउंड एंड इन ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो आपको और तकलीफ देता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना फिर टाइम इधर ना वेस्ट करके उधर सेव करें, स्पेशली बच्चियों के लिए बोल रहा हूं, राइट? कि फिर आप अपना टाइम उधर सेव कर ले, क्योंकि ये होता है, दैट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। क्लियर है? और लड़कों के लिए या दोनों के लिए भी बुखार का एक ऐसा टाइम है जो आपका 3 दिन लेके जाता है मिनिमम में, राइट? तो प्लीज इससे बचे। अभी क्या कर सकते हो, डेली रोज एक काम करो, पॉसिबल है तो जो आप पानी पी रहे हो वो बॉइल पियो, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा इनटेक करने में। और दूसरा एक और चीज कर सकते हो, मास्क नहीं रे, स्टीम ले सकते हो तो जल्दी लो, क्योंकि इससे अवॉइड होंगे जितने बैक्टीरियाज वगैरह घूम रहे होंगे वो उतना अवॉइड हो जाएगा। डन? चलो आते हैं। हाँ जी, 80D आ जाओ बेटे, आ जाओ। प्लीज राइट डाउन 80D, फटाफट लिखो, मैं कनेक्ट कर रहा हूं।
हाँ जी, 80D एसएससी कैसे होना चाहिए? इंडिविजुअल एचयूएफ इन्वेस्ट इन मेडिकल इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ऑब्लिक अप्रूव्ड स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, एक्सपेंसेस ऑन सुपर सीनियर सिटीजन। इज दिस डन? नेक्स्ट बताइए, पर्सन कवर्ड कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल के केस में कौन कौन कवर्ड है? स्पाउस, फादर, मदर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। एचयूएफ के केस में कौन कवर है? ए नी मेंबर। कैसे बेटा? ए नी मेंबर। फोर्थ, सर डिडक्शन कितना मिलेगा? असेसी प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, एक्चुअल और 25,000 विच एवर इज लोअर। पेरेंट्स एक्चुअल और 25,000 विच एवर इज लोअर। अगर इसमें सीनियर सिटीजन है तो एक्चुअल और 50,000 विच एवर इज लोअर। अगर लमसम पेड है तो अपोर्शनड ओवर द ईयर्स। अगर लमसम पेड है तो अपोर्शनड ओवर द ईयर्स। Yes or no? डन है बेटा? दैट्स इट, खत्म। आज हम रुकेंगे यहीं पे ही। आज हम रुकेंगे यहीं पे ही। करीब 11 सेक्शन डिडक्शन के खत्म हो गए। कुछ 10 से 11 और बचे हैं, जिसमें मेन है 80C और 80G। ये दो ही मेन बचे हैं। कल हमारा डिडक्शन खत्म हो जाएगा। कल हम स्ट्रेट अवे लास्ट टॉपिक पे एंटर कर देंगे, एएमटी, जो कल ही चालू होकर कल ही खत्म हो जाएगा। एंड शायद हम कल अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम भी खत्म कर दें। टाइम मिला तो जरूर खत्म कर देंगे अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम भी। विषय खत्म, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज ही से आप कृपया एक बार मेजर चैप्टर्स रिवाइज करना चालू कर दें, जिनमें पीजीबीपी, डिडक्शंस, आईएफओएस, एचपी हो, ताकि जब आप कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पढ़े तो एटलीस्ट आपका कंप्लीट होते जाए फटाफट। ठीक है, बाय बोलो बच्चों।